नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र विजय कोडवानी एक बार फिर मेरे YouTube चैनल लीगल गुरु विजय पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जब काफ़ी टेंशन वाला जो पीरियड चल रहा है अभी, आप सब सपरिवार अपने घर में सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक है साइड इनकम। जी हाँ, जब भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है और काफ़ी टाइम तक हम कुछ लोगों का बिज़नेस जो है लॉन्ग टर्म के लिए डिप्रेशन में चला जाता है, रिसेशन पीरियड चालू हो जाता है, तब सबसे अहम बात रहती है कि भाई किस तरह से हम अपनी इनकम जो है उसको मेंटेन करें और इस तरह की लॉन्ग टर्म रिसेशन के होने के बावजूद भी हम अपना जो है इनकम वो कर सकें और मेंटेन कर सकें। तो आज डिस्कस करूँगा कि इस लॉकडाउन पीरियड के बाद जब वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होगी तो कई सारे ऐसे सेक्टर होंगे जो लॉन्ग टर्म रिसेशन में चले जाएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा जो है वो गारमेंट जो है उसको होगा, कपड़ा मार्केट है, उसके बाद कई तरह के इस तरह के यानी जो मार्केट होंगे वो रिसेशन में जाएंगे। पर अमुक मार्केट हैं जो जिनके लिए ये रिसेशन एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा आफ्टर लॉकडाउन, जब मार्केट खुलेगा तब। तो बात करूँगा ऐसे कुछ मार्केट्स की। तो उसमें सबसे ऊपर तो आएगा, जैसे कहूँ, एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा मार्केट है जिसमें कभी रिसेशन जैसा पीरियड आता ही नहीं है, बल्कि कुछ टाइम के बाद अगर बीच में ऐसा गैप पड़ जाता है एजुकेशन के लिए बच्चों की, तो उल्टा उसके बाद और उसे ज़्यादा यानी डबल मार्केट उसको मिलता है। जैसे वैकेशन का पीरियड जब होता है, पर वैकेशन जैसे ही समाप्त होता है तो उल्टा उसका मार्केट और बढ़ जाता है। एजुकेशन सेक्टर में A to Z सब चीज़ आ गई, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह जितने भी सेक्टर एजुकेशन रिलेटेड है, चाहे सेमिनार्स हो वगैरह हो, जो भी है। उसके बाद आता है फूड इंडस्ट्री। जी हाँ, फूड इंडस्ट्री भी ऐसा ही है कि उसको रिसेशन जो है वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता। लोगों को खाना चाहिए, अपना जो भी है नया नया जो खाना लोग टेस्ट करते हैं, उनको आदत रहती है, तो उसके कारण भी इस फूड इंडस्ट्री में किस तरह का भी रिसेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है रियल इस्टेट, तीसरे नंबर पे। उसके बाद तो और सारी चीज़ें आएंगी यानी। तीसरा है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट यानी मैं सेल्स परचेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो उससे रिलेटेड एक्टिविटी है, जैसे कई बिल्डिंग्स में वगैरह जो मेंटेनेंस का काम रहता है, उसे भी यानी हम रियल इस्टेट से जोड़ सकते हैं। लिफ्ट वगैरह है या छोटा मोटा रिनोवेशन का काम है, तो वो चलता ही रहता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो इस तरह के कई सेक्टर है जो रिसेशन के बाद भी यानी अच्छी तरह से वो ग्रोथ कर पाएंगे। अब बात आता है कि एक आदमी जिसके पास सपोज़ छोटा अमाउंट है, जैसे 50,000 लाख रुपए, तो वो किस तरह से इन फील्ड में, अगर वो नौकरी करता है पर उसके पास ये अमाउंट है, सपोज नौकरी सैलरी में से उसने बचाया है, प्राइवेट से नौकरी में से या कहाँ से भी, तो वो किस तरह से इन मार्केट में आ सकता है। तो एक बात तो वो है। मेरा जो फील्ड है, मैं एक बार आपको बता दूं, वो है ट्रस्ट, NGO और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होती है, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियाँ वगैरह होती है, जो आपने देखा होगा कि मेंबर्स को लोन वगैरह जो देती है, उस सेक्टर में मेरा डील रहता है। एज ए एडवोकेट कंसल्टिंग का काम मेरा वो है। तो ट्रस्ट, NGO का नाम सुनते ही आप दिमाग में ये मत डाल दीजिएगा आपने कि एक सेवा, चैरिटी। ट्रस्ट NGO हो यानी चैरिटी हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है।
पर उसके साथ साथ आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं बात कर रहा था कि भाई एक छोटा आदमी जिसके पास छोटी अमाउंट है 50,000 लाख रुपए, तो वो किस तरह से यानी वो इस मार्केट में आ सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि एक कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। जैसे आपका पैसा बैंक में पड़ा है लाख रुपया, उसका फिक्स डिपॉजिट पर रेट इंटरेस्ट जो आता होगा वो 5% 6% के आसपास आता होगा, यानी साल में 5-6 हज़ार रुपया। तो उससे कोई वो लाभ नहीं है इतना। उसके बाद किसी को अगर आप पैसे देते हैं तभी भी थोड़ा टेंशन रहता है पैसा डूबने का। शेयर मार्केट में लगाते हैं तभी भी टेंशन रहता है। तो इस तरह से कई तरह के यानी टेंशन रहते हैं। तो उसके लिए जो है वो कई लोगों को पता नहीं होगा। जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर जो होता है वो इन लोगों के लिए ही होता है। जैसे आपने अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो ये एक तरह का कोऑपरेटिव सेक्टर है जिसमें कि जो दूध उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, प्रोड्यूसर है, उन लोगों ने मिलकर, जैसे एक आदमी सबको दूध जो है वो नहीं पहुंचा सकता, तो इन लोगों ने क्या किया कि शुरुआत में सबने मिलकर एक ऐसा यूनिट इस्टेब्लिश किया जहाँ पे वो पूरा वो प्रोसेस होता हो दूध का और अलग अलग आइटमें बनती हो। तो सबने क्या किया कि जैसे मैंने कहा कि भाई 50,000 लाख लाख रुपया निकाल के 100 लोगों ने एक जगह इन्वेस्ट किया और इस तरह का यानी इस्टेब्लिश किया। और उन लोगों ने अपना बिज़नेस चालू रखा जैसे दूध का है, पर वो जो आगे का प्रोसेस है उसको पैकिंग करना, उसका पेस्चराइज करना, उसको अलग अलग जैसे है उसमें प्रोडक्ट बनाना, तो वो जो चीज़ है वो एक अलग तरह से एक जगह पर होने लगी। और आज आप देखते हैं कि अमूल का जो मार्केट है वो काफ़ी दूर तक यानी चला गया है और अच्छा मार्केट उन लोगों ने बना दिया है। तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है गवर्नमेंट भी बहुत ही हेल्प करती है कोऑपरेटिव सेक्टर को, कि जिसमें जो है लोग मिलकर जो बिज़नेस करते हैं, 10 जने मिलकर कुछ ऐसा बिज़नेस किया कोऑपरेटिव सेक्टर बनाकर, तो गवर्नमेंट भी उनको अगर रजिस्टर्ड होगा उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो उनकी सोसाइटी जो है तो उनको भी वो बहुत हेल्प करती है गवर्नमेंट। सब्सिडाइज रेट पर जो है लोन देना और कई तरह की जो मशीनरीज़ वगैरह उन पर लोन देना, इंटरेस्ट फ्री लोन देना, ज़मीन वगैरह देना, तो इस तरह से भी यानी वो गवर्नमेंट हेल्प करती है। बात करता हूँ फिर एजुकेशन की। एजुकेशन में भी क्या है कि एक आदमी मिलकर जो है वो छोटे पैमाने पर स्कूल चलाना है या प्री प्राइमरी स्कूल खोलना है, कोचिंग सेंटर खोलना है। जैसे आप मान लीजिए कि आप उस सेक्टर में नहीं है, पर अभी जैसे मैंने कहा कि ये सेक्टर रिसेशन, ज़ीरो रिसेशन है इन सेक्टर्स में, और आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या गारमेंट जो कपड़ा उद्योग में है, पर इसमें भी आप सब मिलकर एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके आपस में 10-15-20 जने मिलकर सपोज़ 50,000 लाख लाख रुपया निकाल के एक 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट आप एजुकेशन सेक्टर में आप कर सकते हैं। और छोटे पैमाने पर एक छोटा स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, फ्रेंचाइजी टाइप है, कई तरह के यानी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप कर सकते हैं। और जो उसको मैनेज करता है ऐसे लोग भी मिल जाते हैं आपको, छोटा मोटा जो है वो सैलरी उनको देना पड़ता है। और इस तरह से आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी जैसे है, तो आज उसकी कई सारी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह चलती है। तो ये इस तरह का एग्ज़ाम्पल है जो छोटे पैमाने पर चालू हुआ था किसी ज़माने में, और आज उसका आप ग्रोथ दे सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं कहा कि भाई आप 10-15-20 जने मिलकर जैसे क्रेडिट सोसाइटियाँ चलती है, उसमें जो है वो एक दूसरे को छोटा मोटा लोन देते हैं कि भाई जिसको बिज़नेस में ज़रूरत हो, घर में छोटा मोटा कोई फंक्शन हो उसके लिए लोन है, पर उसका इंटरेस्ट क्या होता है कि आपस में ही वो लोग बांटते हैं, पर एक तरह का फैसिलिटी है। तो इस तरह से आपका वो जो कैपिटल है वो इस तरह से बढ़ता रहता है। हमारे वहाँ पे भी कई सारी क्रेडिट सोसाइटियाँ हैं जिसका मैं कंसल्टेंट हूँ। तो वो छोटे छोटे यानी जो बचत है महीने में 100 रुपये से स्टार्ट उन लोगों ने किया था,
आज वो काफ़ी बड़े पैमाने पर लोन वगैरह देते हैं, 1-1 लाख रुपए तक जो है मेंबर्स को, जो उसके मेंबर्स बनते हैं उनको लोन देते हैं, और उसका इंटरेस्ट फिर आपस में यानी जो मैनेजमेंट है और सब बाँटते हैं। देखिए आप 100 रुपए में से आज उनका इतना बड़ा यानी बड़े पैमाने पर जो कामकाज है वो हो गया। पर उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि आपको उसका लीगल नॉलेज पूरा मेंबर्स में है, एक तरह का अपने जो है आपस में विश्वास वगैरह होना चाहिए, मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर 10, 20, 50, 100 जने मिलकर भी अगर कोई बिज़नेस करते हैं, उन्हें लगभग मैं समझता हूँ सैटरडे संडे सिर्फ देना होता है 1-2 घंटा जैसा, बाकी तो जो है वो अपने आप वो सब चलता है। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कई सारी है, जिसमें क्या करते हैं कि वो सैटरडे संडे वो जो है अपने ऑफिस पर वो क्वांटिटी में जो है जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, गुड्स है, दाल, चीनी, आटा वगैरह, तेल, वो सब मंगवाते हैं, और जो मेंबर्स में ही है वो एकदम रीज़नेबल रेट पर वो आपस में ले लेते हैं। यानी 100 मेंबर्स का जो क्वांटिटी उन लोगों ने मंगाया अपने ऑफिस पर, उसका बल्क का जो प्रॉफिट है वो सोसाइटी में जमा होगा, और उसमें से आगे वो डेवलप होगा। तो इस तरह का ये कंज्यूमर सोसाइटी है। क्रेडिट सोसाइटी मैंने आपको कहा, एजुकेशनल में जैसे मैंने आपसे कहा, तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से तो जो है वो एजुकेशन सेक्टर ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे जो बिज़नेस में हैं पर आपके घर में से आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, तो वो सब जो मेंबर्स की जो फैमिली है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। बाकी दूसरे उसमें जो फील्ड में है वो लेडीज़ वुमन, उनका थोड़ा जो है वो कम पार्टिसिपेशन रहता है। तो ये जो एक सेक्टर है एजुकेशन का, उसमें आप मैक्सिमम यानी बेनिफिट भी ले सकते हैं, और जितना हो सके बड़ा मार्केट भी आप कैप्चर कर सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स को भी यानी जो है वो एक तरह का रोज़गार वगैरह एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। छोटे पैमाने से आप स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी आगे तक यानी इसको ले जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा विदाउट रिसेशन है कि आजकल देखते हैं हम पेरेंट्स को कि वो एजुकेशन की सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो पेरेंट्स को रहती है अपने बच्चों के लिए, और उसकी वजह से वो अपने घर का खर्चा भी एक बार कम करके बच्चों के एजुकेशन के पीछे यानी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और खर्चा करते हैं। इस तरह से यानी क्या ये धीरे धीरे जो ये मार्केट वो और भी बढ़ता जाएगा इन फ्यूचर, और इसमें कई सारी जो अपॉर्चुनिटी है वो आप ले सकते हैं। तो बस आज के लेक्चर में मुझे ये बताना था कि भाई अब वक्त आ गया है कि भाई जो जिस फील्ड में है उससे अलग भी आप सोचें कुछ थोड़ा, कि जिससे जिस फील्ड में भी हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर एक्स्ट्रा फील्ड का भी यानी आपको जिसमें है इन्वेस्टमेंट है वो आपको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। जैसे एक चिरीपाल ग्रुप है जो पहले मैं समझता हूँ गारमेंट बिज़नेस उसका बहुत बड़ा है, पर अभी उसने जो एजुकेशन फील्ड में शांति जूनियर्स जैसे जो है वो उसमें यानी अच्छा वो लोग कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन जिसको कहें कि अपने बिज़नेस का थोड़ा जो प्रॉफिट है उसमें से फिर दूसरे बिज़नेस में उसको डाइवर्ट करना, तो इस तरह का भी हम जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि ट्रस्ट और एनजीओ जैसे कई लोगों को हम बोलते हैं कि ट्रस्ट और एनजीओ, तो उनके दिमाग में बस यही आता है कि भाई सेवा का कार्य करना है, चैरिटी करना है, नंगे भूखों को खाना खिलाना है, बस इस तरह की जो है। पर इसके पीछे जो प्रोफेशनल माइंड्स जो काम करते हैं, जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये ट्रस्ट और एनजीओ चलाते हैं, आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि इकोनॉमी में उनका 20 से 25% ये ट्रस्ट और एनजीओ का ही रहता है। आप देखें कि मंदिरों से लेकर जितने भी यानी रिलीजियस जो ट्रस्ट है या दूसरे कई एनजीओस हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से भी बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट अकेला उसमें नहीं पहुंच सकता है। तो
के लिए क्या क्या उन्हें एनजीओ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कुछ पोर्शन यानी वो एनजीओ को ट्रांसफ़र करते हैं एक्टिविटी के लिए, कि भाई जैसे पोलियो का है या कई दूसरी चीज़ें हैं, भाई नशाखोरी है उसको बंद करने के लिए कई एनजीओज़ को वो प्रोजेक्ट देती है। तो इस तरह से भी यानी वो एनजीओ जो है वो अपना बिज़नेस करती है और बड़े पैमाने पर यानी ये होता है। अगर एक बार आप प्रोफेशनली उसे चलाते हैं तो ये अच्छा एक तरह का बिज़नेस भी है। चैरिटी तो रहता ही है उसमें, उसके साथ आपको नाम भी मिलता है, लोग आपका अच्छा जो है वो गुणगान भी करते हैं, गवर्नमेंट का भी बेनिफिट रहता है और जो कहें आपका रिलेशंस भी जो है वो सबसे बढ़ते हैं, आपकी जान पहचान भी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरह का भी यानी वो एक सेक्टर है जो आप सोच सकते हैं। तो ये कुछ थे उदाहरण जिसको मैंने आपके सामने रखा। तो आशा करता हूँ कि ये इसके बाद लॉकडाउन के बाद आप इन पर विचार करेंगे और आपस में मिलकर ही जो आपके आसपास में ऐसा लगता है कि भाई 10, 20, 25, 50 जने दोस्त मिलकर उनके घर वाले यानी जो आप जितना हो सके आप अपने घर वालों को भी अगर इन्वॉल्व करेंगे इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो मार्केट जो है कैप्चर कर सकेंगे और अच्छा बिज़नेस कर सकेंगे। तो लॉकडाउन के बाद आप इस पर विचार कर सकते हैं और अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम या कुछ पूछना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। लीगल कोई प्रॉब्लम हो आपको तभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा यानी उसका जो बैकग्राउंड है वो प्रोजेक्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है उसके लिए मैं आपको गाइड करूँगा। अब बस ये वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।